हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यू इन दिस वीडियो। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब है आपने इससे पहले वाला पार्ट 1 वीडियो भी देख लिया होगा। अब जिसने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है और शुरू से ही ये वीडियो देख रहा है तो सीधे सा मैं आपको बता दूं, ये वीडियो हमारा पार्ट 2 है जो क्लास 12th की अकाउंटेंसी के इंट्रोडक्शन को समझाने के लिए बनाया गया है। तो अगर आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप पार्ट 1 देख लें, उसी के बाद ये वीडियो देखें ताकि आपको अच्छे से ये टॉपिक समझ में आ सके। तो फालतू की बातें ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। तो पिछले वाले वीडियो में हमने बात की थी अकाउंटेंसी की क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर के बारे में जिसका नाम है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें मैंने आपको फर्स्ट पेज जो है रीड करके अच्छे से समझाया था। उसके बाद इसके सेकंड पेज पर मैंने इसकी मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स टॉपिक स्टार्ट कर लिया था जिसमें आपको इसकी मीनिंग समझा दी थी। तो आज बात करते हैं इससे आगे, यानी इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। तो द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशंस आर, ऐसे जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी होती है। तो पहले इसकी फीचर कह लो, कैरेक्टरिस्टिक कह लो या विशेषता कह लो, वो है सच ऑर्गेनाइजेशंस आर फॉर्म्ड फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस टू अ स्पेसिफिक ग्रुप और पब्लिक एट लार्ज सच एज एजुकेशन, हेल्थ केयर, रिक्रिएशन, स्पोर्ट्स, सो ऑन विदाउट एनी कंसिडरेशन ऑफ कास्ट, क्रीड एंड कलर। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनका मेन मोटिव होता है सर्विस प्रोवाइड कराना। किसे? या तो अपने मेंबर को कराएंगे या पब्लिक को कराएंगे। अगर मेंबर को सर्विस प्रोवाइड कराना है तो उन्हें कहेंगे स्पेसिफिक ग्रुप को सर्विस प्रोवाइड कराने वाले ऑर्गेनाइजेशन, और सभी के लिए अगर ओपन ऑर्गेनाइजेशन है तो उसे हम कहेंगे कंप्लीट पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड कराने वाले ऑर्गेनाइजेशन। जैसे एक चैरिटेबल हॉस्पिटल जिसमें जो भी चाहे इलाज करवा सकता है। अब आगे बात करते हैं ये किस किस काम के लिए वर्क करती हैं। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो बने होते हैं फर्स्ट एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, लोगों की हेल्थ केयर के लिए, रिक्रिएशन, स्पोर्ट्स, आर्ट, कल्चर, रिलीजियस, इन सब को प्रमोट करने के लिए इन्हें बनाया जाता है। और ये किस तरह से वर्क करते हैं तो यहाँ इन्होंने बताया है ये वर्क करते हैं विदाउट एनी कंसिडरेशन, किसी भी तरह का ये पेमेंट नहीं लेते हैं, या अगर पेमेंट लेते हैं तो वो बहुत कम होता है उनकी प्रोवाइड की गई सर्विस के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक चैरिटेबल हॉस्पिटल में जाओगे तो आपको 5 रुपये की पर्ची कटवानी होगी और उसके बदले में आपका 100 रुपये से लगाकर 10,000 तक का इलाज वहाँ किया जाएगा। तो 100 रुपये से लगाकर 10,000 तक के इलाज के लिए अगर 5 रुपये की पर्ची कटवाई जाए तो वो बहुत एक तरह से नील अमाउंट ही हुआ। तो ऐसे ही बहुत कम अमाउंट के लिए ये वर्क करते हैं और इनका मेन पर्पज़ जो होता है सर्विस प्रोवाइड कराना होता है। और ये सर्विस प्रोवाइड कराते हैं बिना किसी कास्ट, क्रीड और कलर के पार्शियलिटी के, यानी ये कास्ट को प्रमोट नहीं करते हैं, ये सभी को इक्वल समझते हुए कार्य करते हैं। किसी भी जाति, धर्म या रंग के आधार पर ये किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करते हैं। इट्स सोल एम इज टू प्रोवाइड सर्विस आइदर फ्री ऑफ कॉस्ट और एट नॉर्मल कॉस्ट। जैसा कि मैंने आपको समझाया, इनको जो वर्क करने का पर्पज़ होता है वो लोगों को सर्विस प्रोवाइड कराना होता है, इसीलिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट वर्क करते हैं, कुछ भी पैसा नहीं लेते हैं। और अगर जो कुछ पैसा लेता है वो उनके प्रोवाइड कराई गई सर्विस के लिए बहुत कम अमाउंट होती है। एंड नॉट टू अर्न प्रॉफिट, ये प्रॉफिट अर्न करने के लिए वर्क नहीं करते हैं। दूसरी इनकी विशेषता है वो है दीज आर ऑर्गेनाइज्ड एज चैरिटेबल ट्रस्ट। इन्हें कैसे बनाया जाता है? एक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में बनाया जाता है, जैसे एक चैरिटेबल हॉस्पिटल या एक चैरिटेबल सोसाइटी के रूप में इन्हें बनाया जाता है। एंड सब्सक्राइबर टू सच ऑर्गेनाइजेशंस आर कॉल्ड मेंबर, और जो भी बंदा या जो भी पर्सन इनसे जुड़े हुए होते हैं उन्हें इन सोसाइटी, इंस्टीट्यूट, ऑर्गेनाइजेशन या ट्रस्ट के मेंबर कहा जाता है। तीसरी विशेषता है देयर अफेयर आर यूजुअली मैनेज्ड बाय अ मैनेजिंग एग्जीक्यूटिव कमिटी इलेक्टेड बाय इट्स मेंबर्स। तो इनके जो अफेयर होते हैं, इनकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, उन्हें कौन मैनेज करता है? उन्हें एक मैनेजिंग कमेटी बनाई जाती है या एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई जाती है जो मैनेज करती है।
अब मैनेजिंग कमेटी कैसे बनाई जाती है? तो मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स में इलेक्शन करवा के बनवाई जाती है। यानी मेंबर्स होते हैं वो किसी को पहले एग्जीक्यूटिव के लिए या कमेटी के मेंबर के लिए नॉमिनेट करते हैं, फिर उसका इलेक्शन होता है। इलेक्शन में जो विन होता है, जो जीत जाता है, उसी को कमेटी का मेंबर बना दिया जाता है। तीसरा पॉइंट हो गया था जिसमें हमने बताया कि मैनेजिंग कमेटी बनाई जाती है जो इनके अफेयर या एक्टिविटी को मैनेज करती है, और ये मैनेजिंग कमेटी इलेक्शन के थ्रू बनाई जाती है। पॉइंट नंबर 4 है द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन। इन ऑर्गेनाइजेशन की इनकम का जो मेन सोर्स होता है वो क्या होता है? 1 सब्सक्रिप्शंस फ्रॉम मेंबर्स, जो मेंबर्स हैं उनसे मिलने वाला चंदा। दूसरा डोनेशंस, यानी जो बाहर की पब्लिक है या जो जनरल पब्लिक है उनसे जो भी डोनेशन या चंदा दान आता है वो इनका दूसरा सोर्स हुआ। तीसरा सोर्स होता है लेगेसी यानी किसी बंदे को या किसी पर्सन को इनका काम पसंद आया और वो मरने से पहले अपनी सारी ज़मीन जायदाद इस ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट कर देता है, तो उस कंप्लीट एसेट्स को या कंप्लीट जो भी उनकी प्रॉपर्टी हमें मिली है, ऑर्गेनाइजेशन को मिली है, उसे लेगेसी कहा जाता है। तो ये लेगेसी उनकी इनकम का सोर्स होती है। चौथी इनकी इनकम का सोर्स होता है ग्रांट इन एड, यानी जो भी गवर्नमेंट से या किसी भी और तरह के ऑर्गेनाइजेशन से इन्हें हेल्प मिलती है उस इंस्टीट्यूशनल हेल्प को हम ग्रांट इन एड कहते हैं, जो इनकी इनकम का एक सोर्स होता है। और पांचवा इनकी इनकम का सोर्स होता है इनके खुद के इन्वेस्टमेंट से अर्न होने वाली इनकम, यानी इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। अब आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की। तो द फंड्स राइज्ड बाय सच ऑर्गेनाइजेशंस थ्रू वेरियस सोर्स आर क्रेडिटेड टू कैपिटल फंड और जनरल फंड। तो इनके जो भी पैसे इनको प्राप्त होते हैं, जो इनको पैसे मिलते हैं, वो नॉर्मली कहाँ रखे जाते हैं? वो किसी कैपिटल अकाउंट में नहीं रखे जाते हैं, बल्कि उनके लिए एक जनरल फंड बनाया जाता है जिसका नाम या तो जनरल फंड होता है या कुछ ऑर्गेनाइजेशन में इन्हें कैपिटल फंड के नाम से भी बुलाते हैं। तो इस तरह के जनरल फंड या कैपिटल फंड में इनके पैसे, इनका जो इनकम होती है या इनका जो भी फंड इकट्ठा होता है वो रखा जाता है। पॉइंट नंबर 6, द सरप्लस जनरेटेड इन द फॉर्म ऑफ एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द मेंबर। यहाँ ये पॉइंट नंबर 6 इंपॉर्टेंट है कि जैसे एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यानी पार्टनरशिप में अगर प्रॉफिट हो गया तो क्या करेंगे? सारे मेंबर्स आपस में बांट लेंगे, सारे पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं होता है। अगर इनकम में से खर्चा निकालने के बाद कुछ पैसा बच जाता है तो उस पैसे को आपस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करके मेंबर्स फ्यूचर के लिए एक फंड में उनको क्रेडिट कर देते हैं, जिसे हम जनरल फंड कहते हैं या कैपिटल फंड कहते हैं, और वो फ्यूचर में उसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूजफुल रहता है। मेंबर्स उसमें से 1 रुपये भी नहीं निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपके मोहल्ले में या आपके आसपास के एरिया में जब गणपति जी का कोई कार्यक्रम होता है गणेश चौथ के दिन, उस समय क्या होता है? सारे मेंबर्स मिलकर चंदा इकट्ठा करते हैं और उसके बाद वो गणपति जी के लिए कोई फंक्शन रखते हैं, और उसके बाद जब काम पूरा हो जाता है, यानी जब ये एक्टिविटी खत्म हो जाती है, तो उसके बाद जो भी पैसा बचता है उसे क्या किया जाता है? या तो किसी मंदिर के लिए लगाया जाता है या फ्यूचर में अगले साल के लिए जो गणपति जी आएंगे उनके लिए उन्हें यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से ये पैसे मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं, बल्कि उसी फंड में उसी ऑर्गेनाइजेशन, उसी सोसाइटी, उसी इंस्टीट्यूट के लिए फ्यूचर में काम आता है। इट इज़ सिंपली एडेड इन द कैपिटल फंड। उन्हें नॉर्मली कहाँ ऐड किया जाता है? कैपिटल फंड में ऐड कर दिया जाता है। आगे हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 की। तो द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस अर्न देयर रेपुटेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर contribution to the welfare of society rather than on the customers or owner satisfaction। अगर मैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो वहाँ हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन को कैसे नापते हैं? हम उसको मेज़र करते हैं उनके ओनर के, उनके कस्टमर के सेटिस्फैक्शन से। लेकिन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं होता है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में अगर किसी की रेपुटेशन को हमें मेज़र करना है तो हम ये देखेंगे कि उसने सोसाइटी के लिए कितना भला किया है, या जिस ऑब्जेक्टिव के लिए वो बनाई गई है उसने वो अपना ऑब्जेक्टिव कितना प्रॉपरली अचीव कर लिया, उसी के बेस पर हम उसकी रेपुटेशन को मेज़र करेंगे।
पॉइंट नंबर 8 जो इतना नेसेसरी नहीं है फिर भी दे रखा है तो हम इसको भी समझ लेते हैं। द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय सच ऑर्गेनाइजेशंस इज मेंट फॉर द प्रेजेंट एंड पोटेंशियल कंट्रीब्यूटर एंड टू मीट द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो इनकी होती है वो प्रोवाइड कराई जाती हैं, जो ये ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं दो ऑब्जेक्टिव के लिए। एक तो उनकी लीगल रिक्वायरमेंट होती है जिन्हें इन्हें फुलफिल करना होता है, और दूसरा जो उनके कंट्रीब्यूटर होते हैं उनको ऑर्गेनाइजेशन का प्रेजेंट और उनकी पोटेंशियल कितना है, कितना वो वर्क कर सकती हैं, उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने के लिए वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन काम आती है। तो ये हो गई इनके कैरेक्टरिस्टिक की बात। आगे हम इसका अगला टॉपिक लेते हैं जिसका नाम है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। मैंने पहले वीडियो में यानी वीडियो फर्स्ट में आपको बताया था ये जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है इनका जो मेन अकाउंटिंग रिकॉर्ड होते हैं उन्हें 3 नाम से बुलाया जाता है। पहला है हमारा रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा है हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और तीसरा है बैलेंस शीट। तो ये अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कैसे बनाए जाते हैं, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाया जाता है, इसी से रिलेटेड ये पैराग्राफ है। तो शुरू करते हैं इस पैराग्राफ को। इसमें इन्होंने बताया है एज स्टार्टेड अर्लियर, जैसा कि शुरू में बताया गया है, नॉर्मली सच ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट इंगेज्ड इन एनी ट्रेडिंग और बिजनेस एक्टिविटीज़। ये जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं किसी भी प्रकार की ट्रेडिंग और बिजनेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। द मेन सोर्स ऑफ देयर इनकम आर सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर्स। इनकी जो इनकम होती है उनका मेन सोर्स नंबर 1 सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर्स होता है, इनके मेंबर से मिलने वाला चंदा होता है। नंबर 2 डोनेशंस होता है। नंबर 3 फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से मिलने वाली पैसों में मदद होती है। चौथा इनकम फ्रॉम इनकी इन्वेस्टमेंट, इनकी इन्वेस्टमेंट से होने वाली इनकम होती है। मोस्ट ऑफ देयर ट्रांजेक्शन्स आर इन कैश और थ्रू द बैंक। इनके जो मोस्टली ट्रांजेक्शन होते हैं वो केस में या बैंक के थ्रू होते हैं। देयर इंस्टीट्यूट आर रिक्वायर्ड बाय लॉ टू कीप प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड कीप प्रॉपर कंट्रोल ओवर द यूटिलाइजेशन ऑफ देयर फंड। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उनको रिक्वायरमेंट होती है किस चीज़ की, प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड रखने की, और अपने जो फंड यूटिलाइज इन्होंने किए, फंड इन्होंने जो अराइज किया है उनको बेस्ट वे में यूटिलाइज करने की इनकी रिक्वायरमेंट होती है। दिस इज वाई, यही कारण है कि दे यूजुअली कीप अ केस बुक इन विच ऑल रिसीव्ड एंड पेमेंट आर ड्यूली रिकॉर्डेड। यही कारण है कि ये यूजुअली एक केस बुक रखते हैं क्योंकि इनके ट्रांजैक्शन केस में होते हैं, और उसमें क्या होता है इनके सारे रिसीव्ड एंड पेमेंट को ड्यूली रिकॉर्ड किया जाता है, अच्छे से लिखा जाता है। दे ऑल्सो मेंटेन अ लेजर containing the accounts of all income, expenditure, assets and liability, which facilitates the preparation of financial statement at the end of accounting period। तो हर अकाउंटिंग ईयर के एंड में फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छे से बनाए जा सके, इसलिए ये इनकम, एक्सपेंडिचर, एसेट्स और लाइबिलिटी का प्रॉपर रिकॉर्ड रखने के लिए लेजर अकाउंट भी मेंटेन करते हैं। आगे which facilitate the preparation of financial statement at the end of accounting period। और जो ये इनकम, एक्सपेंडिचर, एसेट्स और लाइबिलिटी के लीगल अकाउंट्स ये रखते हैं, लीगल बुक ये रखते हैं, लेजर बुक ये जो रखते हैं वो इनकी मदद करती है ईयर के एंड में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में। इन एडिशन दे आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ स्टॉक रजिस्टर टू कीप कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ऑल फिक्स एसेट्स एंड कंज्यूमबल्स। तो इसके बाद इनकी रिक्वायरमेंट रहती है स्टॉक रजिस्टर रखने में, ताकि इनके पास जो भी छोटा मोटा आइटम है, जो भी इनके पास प्रोडक्ट है, कुछ चीज़ें ये अपने पास रखते हैं। जैसे एक हॉस्पिटल है तो उसके पास यूज़ करने के लिए दवाइयाँ तो होगी, तो उनका प्रॉपर रिकॉर्ड रखने के लिए। इसी तरह से एक स्पोर्ट्स क्लब है, जैसे क्रिकेट के लिए बनाया गया स्पोर्ट्स क्लब, तो उसमें बैट बॉल तो होंगे ही, तो उनका रिकॉर्ड रखने के लिए एक स्टॉक रजिस्टर भी रखते हैं जिसमें इनके ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी सामान है उन सबको लिखा जाता है। दे डू नॉट मेंटेन एनी कैपिटल अकाउंट, इनमें कोई कैपिटल अकाउंट मेंटेन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इनमें कोई भी मेंबर ओनर नहीं होता है, सारे मेंबर्स होते हैं और वो सिर्फ फंड अराइज करने का काम करते हैं। किसी भी तरह का पार्टिसिपेशन लेने के लिए वो लीगली ऑथराइज नहीं है। आगे बात हम करते हैं, इसी के आगे इन्होंने लिखा है
इंस्टेड दे मेंटेन कैपिटल फंड विच इज ऑल्सो कॉल्ड जनरल फंड। कैपिटल अकाउंट की जगह ये क्या बनाते हैं, ये कैपिटल फंड या जनरल फंड बनाते हैं। दैट गोज ऑन accumulating due to surplus generated life membership fees etc received from year to year। और ये जो जनरल फंड बनाते हैं ना, ये साल ब साल बढ़ता जाता है। कैसे, जो भी ईयर के एंडिंग में इनको इनकम जो बच जाती है वो इसमें डाल देते हैं, जो भी लाइफ मेंबरशिप फीस इन्हें मिलती है वो इसमें डाल देते हैं। ये याद रखना, कैपिटल फंड में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। कैपिटल फंड में नॉर्मली 3 चीज़ें आती है, एक तो जनरल फंड, एक लाइफ मेंबरशिप फीस और एक होता है इंट्रेंस फीस, जो नॉर्मली डाली भी जाती है नहीं भी डाली जाती है, उसके लिए क्वेश्चन में स्पेशल आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है, तो उसको यहाँ इन्होंने नहीं बताया है। बाकी सरप्लस जनरेटेड जो भी होता है वो ये कैपिटल फंड में डालते हैं, लाइफ मेंबरशिप फीस जो भी होती है वो ये कैपिटल फंड में डालते हैं, जिसे जनरल फंड भी कहा जाता है। In fact, a proper system of accounting is desirable to avoid a minimum. In fact, a proper system of accounting is desirable to avoid or minimize the chances of misappropriation or embezzlement of fund contributed by the members and other donors। तो यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि एक प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम जो होता है वो अवॉइड करवाता है या मिनिमाइज कर देता है किस चीज़ को, एक चांस को, किस चीज़ के होने का चांस, मिस एप्रोप्रिएशन और एम्बेजलमेंट। मिस एप्रोप्रिएशन का सीधा सा मतलब है मिसयूज होना, एम्बेजलमेंट का मतलब है दुरुपयोग होना। किस चीज़ का दुरुपयोग होना, फंड का। कौन सा फंड, जो मेंबर्स और अदर डोनर डोनेट करते हैं, यानी मेंबर और अदर डोनर से मिलने वाली जो इनकम है उसका मिसयूज ना हो, मिस एप्रोप्रिएशन उसका ना हो, उसका सही जगह अच्छे तरीके से यूज़ हो, ये देखने के लिए और इसके मिसयूज को कम करने के लिए एक प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम होना जरूरी है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में ये बोल रहे हैं फाइनल अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आगे इसका ये हेडिंग दे रखा है पैराग्राफ का, जिसका मतलब है फाइनल अकाउंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इस पैराग्राफ में समझाया गया है। इसमें ये बोल रहे हैं द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड। नॉट प्रॉफिट या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अगर जो है उन्हें रिक्वायरमेंट रहती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की, कब, हर ईयर के एंडिंग में। Although these organizations are not for profit making entity and they are not required to make trading and profit and loss account, but it is necessary to know whether the income during the year was sufficient to meet expenses or not। तो यहाँ इस चीज़ का मतलब सीधा सा ये है कि वैसे तो ये ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी नहीं होते हैं, प्रॉफिट कमाने वाला एंटिटी नहीं होते हैं, इसलिए उन्हें ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। लेकिन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी ये जानना ज़रूरी होता है कि उनकी जो इनकम है वो एक्सपेंसेस के लिए सफिशेंट है या नहीं है। नॉट ओनली दैट, they have to provide the necessary financial information to member, donor and contributor and also to the registrar of society। इतना ही नहीं, उन्हें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो नेसेसरी होती हैं वो प्रोवाइड करवानी होती है कि इनको, अपने मेंबर को, अपने डोनर्स को, अपने कंट्रीब्यूटर्स को और रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी को। फॉर दिस पर्पज़, इस पर्पज़ के लिए they have to prepare their final accounts at the end of accounting period। उन्हें बनाना पड़ते हैं फाइनल अकाउंट्स, कब, हर ईयर के एंडिंग में। and the general principle of accounting are fully applicable in their preparation as start earlier। तो सीधी सी बात है, हर फाइनल ईयर के एंडिंग में उन्हें फाइनल अकाउंट्स बनाने होते हैं और ये जो फाइनल अकाउंट्स बनते हैं वो अकाउंटिंग के जनरल प्रिंसिपल को कम्प्लीटली फॉलो करते हुए बनाए जाते हैं। यानी फाइनल अकाउंट्स बनाते समय कंपनी के जो अकाउंटिंग के जो बेसिक जनरल प्रिंसिपल हैं उन्हें इग्नोर नहीं किया जाता है, उन्हें कम्प्लीटली फॉलो किया जाता है। आगे रेड पेन से मैंने अंडरलाइन किया है, वो चीज लाइन है, द फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग।
एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनल अकाउंट्स में जो स्टेटमेंट कंसिस्ट होते हैं, शामिल होते हैं, वो है पहला रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और तीसरा है हमारा बैलेंस शीट। इसके बाद ये इन्हें एक्सप्लेन किया गया है। पहला, द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज समरी ऑफ केस बुक। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है? ये केस बुक की समरी होता है। समरी ऑफ केस एंड बैंक ट्रांजेक्शन विच हेल्प इन प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो जैसा मैंने कहा, ये केस बुक की समरी होता है, यानी ये दूसरे वे में कह सकते हैं ये केस और बैंक ट्रांजैक्शन की समरी होता है जो हेल्प करते हैं इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने में और बैलेंस शीट बनाने में। ये क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे। बिसाइड्स इट इज लीगल रिक्वायरमेंट एज the receipt and payment account has also to be submitted to the registrar of societies along with the income and expenditure account and the balance sheet। और साथ ही साथ ये रिक्वायरमेंट, लीगल रिक्वायरमेंट भी रहती हैं कि रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट को कंपनी रजिस्ट्रार की तरह रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी के पास एक लीगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूप में सबमिट कराना नेसेसरी होता है। किसके साथ? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट के साथ। आगे मैं बात करता हूँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की। तो नेक्स्ट पैराग्राफ जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का एक्सप्लेन करता है उसमें बता रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अकाइंड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो हूबहू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा होता है। द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यूजुअली प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड द बैलेंस शीट विद द हेल्प ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है वो यूजुअली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाती है। किसकी हेल्प से? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की हेल्प से। हाउएवर दिस डज नॉट एम्प्लाई दैट दे डू नॉट मेक अ ट्रायल बैलेंस। यहाँ इस बात का ये मतलब कभी भी नहीं ले सकते हैं कि वो ट्रायल बैलेंस नहीं बनाते हैं या उनके लिए ट्रायल बैलेंस बनाना जरूरी नहीं है। इन ऑर्डर टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ लीगल अकाउंट्स, उन्हें लीगल अकाउंट्स की या जो लेजर अकाउंट्स हैं उनकी एक्यूरेसी चेक करने के लिए ट्रायल बैलेंस भी बनाना होता है। दे ऑल्सो प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस विच facilitates the preparation of accurate received and payment account। तो उन्हें साथ साथ ट्रायल बैलेंस भी बनाना होता है जो उन्हें फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। किस चीज़ की? रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट की एक्यूरेसी से बनाने के लिए, एंड एज वेल एज द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। और ये जो ट्रायल बैलेंस होता है उसकी मदद से वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट भी अच्छे से बना सकते हैं। In fact, if an organization has followed the double entry system, they must prepare a trial balance for checking the accuracy of legal accounts। इस तरह से हम कह सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन अगर डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करता है तो उसे ट्रायल बैलेंस भी बनाना होता है ताकि वो लीगल अकाउंट्स की एक्यूरेसी की चेकिंग कर सके। एंड इट विल ऑल्सो फैसिलिटेट्स द प्रिपरेशन ऑफ रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट, और ये उसे सुविधा मुहैया कराता है रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट को बनाने में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने में एंड बैलेंस शीट बनाने में। तो यहाँ आपकी चैप्टर फर्स्ट की जो इंट्रोडक्शन थ्योरी है वो कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम मेनली ये 3 अकाउंट जो रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट है, इन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो अगले वीडियो में हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट। इससे पहले मैं आपको बता दूं इस वीडियो के साथ साथ एक पार्ट इस वीडियो का और भी आएगा, और उस पार्ट में हम यहाँ तक के जो भी नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को ज़रूर देखें जिसमें हम इस चीज़ के नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं। यानी यहाँ तक जो भी हमने ये 3 पेज लर्न किए हैं, समझे हैं, पढ़े हैं, उनमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनके जो आंसर होने चाहिए वो आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो इसके बाद आप अगला वीडियो ज़रूर देखें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जाते जाते आपको यही कहूँगा कि अगर आपको चैनल अच्छा लगा है, आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आप ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप भी चैनल सब्सक्राइब करें, हमें ज्वाइन करें और हमसे अच्छे से अकाउंटेंसी, अगर आपको लग रहा है कि अच्छे से पढ़ा रहे हैं तो अच्छे से समझने की ट्राई करें। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में उसे बता सकते हैं।
थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, बाय बाय।